हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे हैं और बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी पाठशाला में। प्रैक्टिकल की यात्रा चल रही है बेटा, और आप सभी जो भूगोल के विद्यार्थी हैं, आज मैं आपके लिए अंतिम पाठ लेकर आया हूं, प्रैक्टिकल का पाठ नंबर 4, स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी। सबसे पहले माफी चाहूंगा कि थोड़ी देरी हो गई थी, समय की व्यवस्था के कारण मैं चैप्टर नहीं ले पाया था, लेकिन आज मैं इस चैप्टर को लेकर आया हूं। और यकीन मानिए बेटा, ये चैप्टर अंतिम चैप्टर है किताब में। ये सबसे टफ चैप्टर है क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है किताब में बहुत कठिन है, लेकिन मैं आपके लिए इतनी आसान भाषा में लाने की कोशिश करूंगा जिससे आपको ये अच्छी तरह समझ में आ जाए। इसी कारण चूंकि चैप्टर थोड़ा सा, इसकी लैंग्वेज थोड़ी टफ है, इसलिए मैं आपके लिए चैप्टर ऐसा लेकर आया हूं कि सबसे पहले इस चैप्टर में आज इंट्रोडक्शन लेकर आऊंगा कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं पूरे इस चैप्टर के अंदर। और अगर आप ये 10-15 मिनट थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको इस चैप्टर की जो चैप्टर में जो चीजें है ना बेटा, वो समझ में आ जाएगी वाकई में इस चैप्टर में क्या है। थोड़ा बिखरा हुआ चैप्टर है, वो बिल्कुल आपके सामने आ जाएगा। तो देखिए, शुरुआत करता हूं मैं आपके सामने। पाठ का नाम है हमारे पास में स्थानिकी सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है, अब आप देखिए, आप हम उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने पहले किया था। देखिए, पहली बात तो हम एक शब्द को पकड़ते हैं यहाँ पर, स्थानिक। स्थानिक का मतलब होता है स्थान से। ठीक है, स्थान से यानी आप किसी भी स्थान को ले लीजिए, आप स्थान की बात कर रहे हैं। अब स्थान में आपको प्राप्त करनी है सूचना। क्या प्राप्त करनी है? सूचना प्राप्त करनी है। तो स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी का मतलब हो गया, और प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है आपको पता है? तकनीक। क्या होता है? तकनीक। यानी इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि हम किसी तकनीक के माध्यम से किसी स्थान विशेष की सूचना जो प्राप्त करते हैं उसे हम स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी कहते हैं। ठीक है, एक सामान्य शब्दों के अंदर हम किसी तकनीक के माध्यम से किसी स्थान विशेष की, कोई भी स्थान हो सकता है, भारत हो सकता है, जयपुर हो सकता है ना, कहीं की भी बात कर सकते हैं, जो सूचना प्राप्त करते हैं उसे स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी कहते हैं। थोड़ा सा और आसान करूं मैं इसको, थोड़ा सा और आसान करूं तो आप इसको यूं समझिए कि कोई भी स्थान होता है ना, स्थान होता है, कोई भी स्थान है, उस स्थान में सूचना कैसे प्राप्त करोगे आप? शुरू से क्या पढ़ रहे हैं हम सर एक शब्द बार बार पढ़ रहे हैं, आंकड़े, है ना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस स्थान के क्या प्राप्त करेंगे? आंकड़े एकत्रण करेंगे, आंकड़े इकट्ठे करेंगे। इकट्ठा करने के बाद में आप उन आंकड़ों को क्या करेंगे? आंकड़े आपने इकट्ठे कर लिए, इकट्ठे करने के बाद उसका प्रोसेसिंग करेंगे, यानी उसका विश्लेषण करेंगे। आप क्या करेंगे? आप उसका विश्लेषण करेंगे, और विश्लेषण करने के बाद में उसका प्रस्तुतिकरण करेंगे। क्या करेंगे? उसके प्रस्तुतिकरण, उसके बारे में जानेंगे। तो ये जो प्रक्रिया हुई यही स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी है। ठीक है, तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा है सर कि स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी हम पढ़ रहे हैं जिसमें ये बता रहे हैं कि किसी स्थान विशेष की तकनीक के माध्यम से सूचना इकट्ठी करना, या उनके उनके वहां जो आंकड़े हैं उनको इकट्ठा करना, उनका भंडारण करना, उनका विश्लेषण करना, उनका प्रस्तुतिकरण करना, सूचना स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी कहलाता है। ठीक है, अच्छा, अब मैंने यहाँ पर तकनीक की बात की है सर, आपसे तकनीक की बात की है, तो मैं ये समझ रहा हूं सर कि जो स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी है, स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी है, ये किस तकनीक से, यानी आप आंकड़े इकट्ठे करेंगे तो यहां पर दो तकनीक काम आ रही है बेटा, आपके पास दो तकनीक काम आ रही है। एक तो आ रही है आपके पास में इसके अंदर आ रही है आपके पास में डाटाबेस मैनेजमेंट। पहली तकनीक कौन सी है? डाटाबेस मैनेजमेंट। ठीक है, अब आपको मैं ये बता रहा हूं, मैं आपको बिल्कुल आसान शब्दों में करना चाह रहा हूं यहां पे ना। और दूसरी तकनीक है, उसका नाम है कंप्यूटर कार्टोग्राफी। कंप्यूटर कार्टोग्राफी, है ना। आज हम चैप्टर का केवल परिचय कर रहे हैं, आप थोड़ा कंफ्यूज मत होना, थोड़ा ध्यान समझना। आप डाटाबेस मैनेजमेंट का मतलब होता है डाटा, डाटा का मतलब होता है सूचना, तो बेस का मतलब आधार, यानी सूचना आधार मैनेजमेंट सिस्टम, है ना। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो रहा है इसके अंदर, यहां पर सिस्टम हो रहे हैं। तो सूचना आधार प्रबंधन तंत्र। ठीक है, एक तकनीक तो ये हो गई, और एक कंप्यूटर कार्टोग्राफी हो गई। अब आप ये देखिए कि सूचना आधार प्रबंधन तंत्र में क्या है, इसके अंदर सूचनाओं का प्रबंधन होता है और उनका विश्लेषण होता है, उनका एकत्रीकरण होता है। और कंप्यूटर ग्राफी में होता है कि हम कंप्यूटर मानचित्र के माध्यम से, कंप्यूटर मानचित्र के माध्यम से हम सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं। आज आप देखिए कि आपको नक्शों के बारे में जानना होता है, किसी के बारे में जानना होता है, पहले नक्शे कैसे होते थे? आप उपग्रहों के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से हम
संसाधनों के बारे में जान लेते हैं, कहां पर खनिज है, कहां पर जल है, सब जान रहे हैं ना हम उसके बारे में। तो ये चीज हो गई स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी। तो परिभाषा आपको आ गई है। दो मेथड होते हैं, एक तो डाटाबेस मैनेजमेंट और एक कंप्यूटर कार्टोग्राफी। डाटाबेस मैनेजमेंट का मतलब होता है कि डाटा को इकट्ठा करना, प्रबंधन करना, उनका विश्लेषण करना, कंप्यूटर मानचित्र के माध्यम से करना। ठीक है, इतना आप समझ गए। अच्छा, और हम क्या देख सकते हैं सर, एक खास बात और देखिए कि जो आपकी स्थानिक, जो आपके पास में सूचना, स्थानिक सूचना जो प्रौद्योगिकी है ना बेटा, इसमें कई तकनीकें हैं। पहली तो आप क्या करेंगे इसके अंदर, इसमें एक तो है जीआईएस और एक है जीपीएस। एक तो है जीआईएस, यानी इनमें कई तकनीकें काम आएगी जिससे हम आंकड़े इकट्ठे कर सकते हैं। तो पहली है जीआईएस, है ना। जीआईएस का मतलब होता है ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी क्या होगा, सूचना भौगोलिक सूचना तंत्र, इसका मतलब तो ना। और जीपीएस का मतलब होता है ग्लोबल, जी फॉर ग्लोबल पोजिशनिंग, पी फॉर पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, ये जीपीएस वही है बेटा, जब आप गूगल पर किसी एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच में जगह ढूंढते हैं तो आप जीपीएस पर डालते हैं ना, गूगल पे डालते हैं, है ना। तो वो जो जीपीएस सिस्टम होता है वो यही होता है जो आपको स्थान के बारे में बता देता है कि आप कहां पर है, कितनी दूरी है। और जीआईएस का मतलब होता है भौगोलिक सूचना तंत्र। ये सब पार्ट किसके हैं, ये स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी के पार्ट है। चाहे जीआईएस की बात करें, चाहे जीपीएस की बात करें, चाहे इसके अंदर आप जीआईएस की बात कर सकते हैं, हम ये भी बात कर रहे हैं, जीआईएस जीपीएस सब स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी के पार्ट है। साथ में आप इसमें और भी चीजें ले सकते हैं, जैसे आपने इसमें ले लिया दूर संवेदी ले लिया आपने, ठीक है। लेकिन मजेदार वाली बात क्या है कि हमको आगे जो बढ़ना है वो बढ़ना है हमको यहां से, हम केवल जीआईएस पढ़ेंगे। इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, हम जीआईएस पढ़ेंगे। तो लीजिए आगे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं सर, इतना पढ़ने के बाद में सर हम आ जाएंगे जीआईएस पर, यानी ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी क्या हो जाएगा, भौगोलिक सूचना तंत्र। अब भौगोलिक सूचना तंत्र क्या होता है, ये हम बड़े विस्तार से पढ़ेंगे, मैं थोड़ा बता देता हूं। इसके अंदर मतलब होता है कि किसी स्थान विशेष की, कोई भी स्थान होता है पर्टिकुलर, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना, वहां पर आंकड़े इकट्ठे करना, जो हमने स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी में किया था, उनका एकत्रण करना, उनका विश्लेषण करना, उनका भंडारण करना, उसका प्रस्तुतिकरण करना, ये सब काम इसके अंदर होता है। ठीक है ना। इसका विकास हुआ था 60 और 70 के दशक में, और कनाडा में इसका विकास हुआ था, है ना। बाकी इसकी परिभाषा है, सब चीजें हम पढ़ेंगे इसके अंदर। अच्छा, अब यहां पर ये ध्यान रखिए कि यहां पर आंकड़े जो होते हैं भौगोलिक सूचना तंत्र के अंदर होते हैं, जो आंकड़े होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं सर। आंकड़े दो प्रकार के होते हैं। मैं आपकी पूरी किताब का बिल्कुल एक विश्लेषण कर दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि चल क्या रहा है आखिरकार किताब में, है ना। दो प्रकार के आंकड़े होते हैं सर, एक तो होते हैं स्थानिक आंकड़े, क्या होते हैं, स्थानिक आंकड़े, और एक होता है सर गैर स्थानिक आंकड़े। सर क्या होता है जी, गैर स्थानिक आंकड़े होते हैं सर। सर अब ये स्थानिक आंकड़े क्या होते हैं ये बताइए। देखिए स्थानिक आंकड़े नाम से स्पष्ट है, स्थानिक यानी ये आंकड़े वो होते हैं जिसमें स्थान का महत्व होता है, ये समझ लीजिए आप। ठीक है, स्थान का महत्व होता है, यानी किसी भी अपन पूरी पृथ्वी की बात करें तो एक भौगोलिक क्षेत्र, जैसे हम भौगोलिक दृश्यों की बात करें, पर्वत की बात करें, पठार की बात करें, या हम बात करें कि कोई जिले की बात कर रहे हैं, कोई राज्य की बात कर रहे हैं, उससे संबंधित जो आंकड़े होंगे वो स्थानिक आंकड़े होंगे। ठीक है, जबकि गैर स्थानिक आंकड़ों में स्थान का महत्व नहीं होता है, यहां पर ये स्थान से मुक्त होते हैं, यहां पर स्थान का महत्व होता है। ये यहां पर आप बात कर सकते हैं कि ये एक भूस्थानिक आंकड़े होते हैं, ये स्थान का महत्व होता है, इसमें अक्षांश देशांतर देखे जाते हैं, जबकि यहां पर अक्षांश देशांतर का कोई मतलब नहीं होता, गैर स्थानिक आंकड़े होते हैं। हाँ, ये गैर स्थानिक आंकड़े स्थानिक आंकड़ों के बारे में बताते हैं। मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, जैसे मान लीजिए आपने दे दिया जयपुर की जनसंख्या, तो आपका नक्शा है, मान लीजिए राजस्थान का नक्शा है, तो जयपुर की जनसंख्या है, जयपुर दिखाना है तो आप जयपुर में ही दिखाएंगे और कहीं नहीं दिखाएंगे, स्थान का महत्व है। लेकिन मैंने आपको दिखा दिया कोई कंपनी है, उस कंपनी ने 2011 में इतनी आमदनी करी, इतनी बिक्री करी है, 2012 में इतनी बिक्री करी है, तो वो स्थान से संबंधित नहीं, वो उस कंपनी से संबंधित है, और कंपनी की कई ब्रांचेज रही होगी। तो ऐसे आंकड़े जो होते हैं ना, किसी कंपनी के संबंधित है, कोई सर्वे किया उसके आंकड़े हैं। मान लीजिए आपकी किताब में एक एग्जांपल दे रखा है कि एक साइकिल के पुर्जे बन रहे हैं, इसमें सीट के हैं, ताड़ियां सीट हैं, टायर हैं, उनकी संख्या इतनी, तो वो आंकड़े गैर स्थानिक आंकड़ों में आ जाएंगे।
ठीक है, तो हम ये बड़े विस्तार से पढ़ेंगे। स्थानिक आंकड़े किसे कहते हैं, स्थानिक आंकड़ों का मतलब इसके पूरे फायदे बताएं, फिर गैर स्थानिक आंकड़े किसे कहते हैं, फिर इनका अंतर बताएं, ये हम पढ़ेंगे। अब एक खास बात और देखिए आप, यहां से खेल चालू हो रहा है हमारे पास में। गैर स्थानिक जो स्थानिक आंकड़े होते हैं ना बेटा, यहां से ये बेटा दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है वेक्टर आंकड़े, एक तो होता है वेक्टर आंकड़े, ओके, और एक होता है आपके पास में रेस्टर आंकड़े, रेस्टर, है ना। रेस्टर को हम चित्र रेखा पुंज भी कह देते हैं, चित्र रेखा पुंज भी कह देते हैं, ठीक है, चित्र रेखा पुंज भी कह देते हैं। ओके जी सर। अच्छा सर, गैर स्थानिक आंकड़े क्या होते हैं सर? गैर स्थानिक आंकड़े मैंने बता दिया आपको, इसमें स्थान का महत्व नहीं होता, ये गैर स्थानिक आंकड़ों की विशेषता बताते हैं, लेकिन ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं संख्यात्मक, संख्यात्मक आंकड़े, क्योंकि ये संख्यात्मक डेटा होते हैं, संख्या से मतलब होता है इनसे कोई स्थान का मतलब नहीं होता है। और दूसरा होता है इसके अंदर वर्णात्मक, कोई वर्णन करना हो, है ना, वर्णात्मक, यानी इसको इंग्लिश में बोलेंगे स्टैटिकल आंकड़े, और इसको बोलेंगे अपन डिस्क्रिप्टिव आंकड़े, है ना। ये हमारे इस कोर्स में नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, दो टाइप है। अब यहां पर आ जाइए, वेक्टर आंकड़े। अब यहां पर खेल चालू हो रहा है, बड़ा ध्यान समझना आप। वेक्टर आंकड़े, वेक्टर आंकड़ों के अंदर क्या होता है कि यहां पर आप कोई भी चीज है, स्थानिक आंकड़े, वो तीन रूप से दिखा सकते हैं बेटा। या तो आप बिंदु के रूप में दिखाएंगे, या आप रेखा के रूप में दिखाएंगे, या आप बहुभुज के रूप में दिखाएंगे। सर ये क्या बता रहे हैं आप? मैं बता रहा हूं, आप समझिएगा। आप हो सकता है कि आप कोई चीज दिखा रहे हैं, मैं यहां पर ले लेता हूं, आप यहां पर नक्शे में दिखा रहे हैं, आपको दिखाना है कि आगरा का किला कहाँ है, तो आप बिंदु के रूप में दिखा देंगे। आप दिखाएंगे जैसे आप दिखाएंगे मुंबई कहां पर है, तो आपने बिंदु के रूप में दिखा दिया। आप ये दिखा रहे हैं कि झांसी कहां है, आपने ये दिखा दिया, तो ये बिंदु के रूप में दिख रहे हैं। आप मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आपके भूगोल के विद्यार्थी हैं, आपको कहा कि मुंबई से लेकर ठाणे के बीच में दूरी कितनी है, तो आपने एक रेखा के रूप में दिखा दिया। तो बिंदु के रूप में तो आप किसी स्थान विशेष को दिखाते हैं, रेखा के रूप में आप कोई सड़क को दिखाना हो, कोई रेल पटरी को दिखाना हो, कोई नहर को दिखाना हो, दिखाते हैं। और बहुभुज में कोई बंद आकृति को दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई वन दिखाना है, कोई राष्ट्रीय अभयारण्य दिखाना है, जो बंद होगा वो बंद होगा, यानी जहां से शुरू होगा, जहां से जिस बिंदु से शुरू होगा, वहां से चलकर चाहे कितने भी बने वो बहुभुज बंद हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप करें, हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं आपके पास में, यहां पर जैसे आपने ले लिया, ये आपके पास में दिल्ली है, ये आपके पास में मुंबई है, ये आपके पास में चेन्नई है, और ये आपके पास में कोलकाता है ना। तो ये आपका स्वर्णिम चतुर्भुज योजना हो गया, तो ये बंद है ना, तो ये एक बहुभुज आंकड़ा हो गया। ठीक है, तो क्या समझे आप? सर हम ये समझ गए कि वेक्टर आंकड़े तीन प्रकार के होते हैं, बिंदु, रेखा, बहुभुज। या हम थोड़ा सा और अगर थोड़ा सा डिटेल में बात करें तो हम ये बता सकते हैं कि स्थानिक आंकड़े तीन रूपों में प्रदर्शित होते हैं, बिंदु, रेखा, बहुभुज में होते हैं। लेकिन एक इक्वल बच गया सर, सेक्टर है, चित्र रेखा, चित्रों के रूप में। सर अब चित्रों के रूप में कैसे हैं आप समझिए। आप मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। आप अपनी मोबाइल में फोटो देखते हैं, कभी कभार फोटो आपके पास में सही नहीं आती है ना, तो जैसे क्लियर नहीं होती है, तो आप क्या कहते हैं, जूम भी करते हैं, तो आप क्या कहते हैं कि सर इसके पिक्सल बट रहे हैं। क्या बट रहे हैं? पिक्सल, पिक्सल। अब ये पिक्सल क्या होते हैं? ये पिक्सल के रूप में होते हैं। ये जो होते हैं, ये वेक्टर या चित्र रेखा पुंज होते हैं, ये पिक्सल के रूप में होते हैं, है ना। पिक्सल कैसे, आप ये समझिए, मैं क्या एग्जांपल देता हूं, बाद में अपन इसको पढ़ेंगे। ये पिक्सल होती है, इसमें क्या होते हैं, कई तो स्तंभ होते हैं और कई पंक्तियां होती है, ऐसे पंक्तियां होती है ना। फोटो है कहीं पर, अब जैसे मान लीजिए कई स्तंभ है, कई पंक्तियां हैं, उसमें से मान लीजिए हम इस वाली रो में चल रहे हैं, ये वाला तो हमारा स्तंभ है और ये वाली पंक्ति चल रहे हैं, तो ये जो भाग आ गया इसको हम कहते हैं पिक्सल। ये पिक्सल जो होता है ये किसी स्थान के बारे में बताता है। ये पिक्सल एक रेजोनेंस यानी उसमें वो चित्र है उसके बारे में बताता है, वो कितना क्लियर है उसके बारे में बता देता है। तो कुछ ये जो आंकड़े होते हैं चित्रात्मक होते हैं पिक्सल के रूप में, यानी स्थानिक आंकड़े आप दो रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं। एक तो वेक्टर आंकड़ों के रूप में बिंदु, रेखा, बहुभुज, और एक आप वेक्टर या चित्र रेखा पुंज के रूप में जिसमें पिक्सल के रूप में होते हैं, जिसमें आपके पास पंक्तियां होती है, स्तंभ होते हैं, एक्स एक्स वाई एक्स के रूप में होते हैं। अच्छा, हम क्या पढ़ेंगे, हम बाद में पढ़ेंगे वेक्टर आंकड़े किसे कहते हैं, इनकी लाभ क्या है, इनकी हानि क्या है, चित्र रेखा पुंज क्या है, पिक्सल, इनकी हानि और लाभ क्या है, इनके अंतर क्या है। आपके दिमाग में ये आ गया होगा सर कि सर वेक्टर आंकड़े मैं समझ गया हूं, वेक्टर का मतलब होता है सदिश। आप जब फिजिक्स में पढ़ेंगे और इसका मतलब ये समझ रहे हैं कि इसके अंदर से हम बिंदु के द्वारा, रेखा के द्वारा, बहुभुज के द्वारा स्थानों को हम ढूंढते हैं, जबकि इसके अंदर हम पिक्सल के द्वारा ढूंढते हैं, चित्रों के माध्यम से समझते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं आपको। मान लीजिए एक ये है, इसमें बता रखा है कि एक रोड है जा रहा है,
यहाँ पर एक ये आकृति है और एक ये आकृति है, तो ये तो आपके पास में क्या हो गया, वेक्टर आंकड़ा हो गया। लेकिन इसी को मैं अगर यहां पर मैं इसको स्तंभों के द्वारा और फिर पंक्तियों के द्वारा प्रदर्शित कर दूं, आपको दिखाएंगे हम इसके अंदर, तो ये क्या बन जाएगा, वेक्टर आंकड़ा या पिक्सल वाला चित्ररेखापुंज बन जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा सर, हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे सर? देखिए सर, आपने बताया मैं स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी समझ रहा हूं कि क्या होती है, ये समझ गए, क्योंकि ये इसके अंदर हम किसी स्थान की सूचना इकट्ठी करते हैं तकनीक के माध्यम से, उसमें आंकड़े इकट्ठे करते हैं, विश्लेषण प्रस्तुतिकरण करते हैं। सूचना इकट्ठी दो टेक्निक है, डाटाबेस मैनेजमेंट और एक कंप्यूटर कार्टोग्राफी है। डाटाबेस यानी सूचना का आधार लेना है हमको। फिर स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी में कई चीजें होती हैं, जीआईएस जीपीएस होता है, फुल फॉर्म भी याद करेंगे, जिसमें जीआईएस को ही पढ़ना है हमको। जीआईएस क्या होता है मैं बता चुका हूं आपको, इसमें भौगोलिक सूचना प्राप्त की जाती है, स्थान की पूरी कहीं से भी करके हम सूचना प्राप्त कर लेते हैं। दो प्रकार के आंकड़े होते हैं, स्थानिक और गैर स्थानिक। स्थानिक आंकड़े स्थान संबंधित होते हैं, सामान्य चीज है, बाद में हम चर्चा करेंगे। गैर स्थानिक में स्थान का कंट्रोल नहीं होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, वेक्टर और आपके चित्ररेखापुंज, यानी वेक्टर आपके आंकड़े होते हैं जिसमें बिंदु रेखा बहुभुज होता है, चित्र पर आधारित होते हैं। और गैर स्थानिक आंकड़े दो होते हैं, संख्यात्मक और डिस्क्रिप्टिव। ये आपका होगा। अच्छा, एक चीज और हम पढ़ेंगे, और क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन इस चैप्टर से बनता है, भौगोलिक सूचना तंत्र किसे कहते हैं, मतलब स्थानिक आंकड़े गैर स्थानिक आंकड़े किसे कहते हैं, इसमें अंतर बताएं, या फिर चित्र रेखापुंज और वेक्टर आंकड़ों में अंतर बताएंगे, सब चीजें आएगी। अच्छा, एक चीज और आ सकती है आपके पास में, वो और कर लेते हैं कि ये हम आगे और पढ़ेंगे सर, कि जो जीआईएस है ना, यानी भौगोलिक सूचना तंत्र है ना, उसके घटक बताओ सर। तो घटक क्या है कि हम कोई भी आंकड़े यानी किसी भी स्थान के बीच में कोई सूचना ले रहे हैं, तो बेटा उसके लिए हमको हार्डवेयर चाहिए होता है। हार्डवेयर यानी कोई कंप्यूटर होगा, कोई आपके पास में एक पूरी मशीन होगी, उपकरण होगा, वो चाहिए आपको। फिर उसके लिए आपको काम करने के लिए क्या चाहिए सर, सॉफ्टवेयर चाहिए। सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि उसके अंदर कोई प्रोसेसिंग होगा जिससे आप सूचना इकट्ठी करेंगे। आपके पास हार्डवेयर हो गया, आपका सॉफ्टवेयर हो गया, इनसे निकल कर क्या आएगा आपके पास में, आंकड़े आएंगे सर। क्या आएंगे, आंकड़े आएंगे। और उन आंकड़ों को कौन यूज करेगा, उनको लोग यूज करेंगे। तो भौगोलिक सूचना तंत्र के चार घटक हो जाएंगे बेटा। कितने घटक हो जाएंगे, चार। हार्डवेयर हो जाएगा, सॉफ्टवेयर हो जाएगा, आंकड़े हो जाएंगे, और हम लोग हो जाएंगे जो उन आंकड़ों को कंज्यूम करेंगे, जो इन आंकड़ों बिना आंकड़े कहां से काम आएंगे, उनको कंज्यूम करेंगे। तो ये इस पूरे चैप्टर की आत्मा है। आप, मुझे लगता है कि आत्मा को समझ गए, अगर आत्मा को समझ गए तो परमात्मा को समझ जाएंगे आप। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम भौगोलिक सूचना तंत्र को, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कल तक मैं आपका पूरा वीडियो बना दूं, सब कुछ बना दूं, है ना। और आप धैर्य रखें, बस विश्वास रखें, चीजें सरल होती रहेगी, आप बस आगे बढ़ते रहें और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू बेटा, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में भौगोलिक सूचना तंत्र के साथ में, फिर स्थानिक गैर स्थानिक आंकड़ों के साथ में। आप बस पुराने वीडियो देख लीजिए और फिर इस वीडियो को देख लीजिए, और अपनी तैयारी को कॉन्फिडेंस के साथ प्रैक्टिकल दीजिए, वाइवा दीजिए, निश्चित रूप से आपके अच्छे नंबर आएंगे। थैंक यू बेटा।